से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये 3.4% of our GDP. ये हमारी अर्थव्यवस्था का 3.4% होगा। रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे के जो कॉरिडोर प्रोग्राम हैं उनको तीन कॉरिडोर प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। इसमें ऊर्जा, सीमेंट और कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा, पोर्ट कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा, इसके अलावा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा। इन सबको पीएम गति शक्ति योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बहुउद्देशीय, बहुआयामी जो है कनेक्टिविटी यानी संपर्क बढ़ सके। इससे लागत घटेगी और ट्रैफिक भी कम होगा। और जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उन कॉरिडोर्स में जो हमें जो स्पीड है वो बढ़ाने को मौके मिलेंगे और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा भी बेहतर हो पाएगी और जो कंजेशन यानी ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा। इन तीनों योजनाओं को बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और जो लागत का हमारा खर्च है वो काफी कम होगा। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज, 40,000 सामान्य रेल बोगियों को बदला जाएगा, वंदे भारत के स्तर पर ले जाया जाएगा। टू एनहांस सेफ्टी, हम सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं एंड कंफर्ट और चाहते हैं कि जो यात्री हैं उनकी सुविधा बढ़े, उनकी सुरक्षा बढ़े। और अगर बात की जाए उड्डयन क्षेत्र की तो पिछले 10 सालों में हमारे उड्डयन क्षेत्र में यानी हवाई क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। एयरपोर्ट की संख्या 49 तक पहुंच गई है। हमने जो वायु संपर्क है उनको टियर 2 और टियर 3 स्कीम तक भी आगे बढ़ाया है। इन सबको उड़ान स्कीम के अंतर्गत बढ़ाया गया है। 517 नए रूट्स की स्थापना की गई है और इसमें 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं। जो भारतीय कैरियर्स हैं यानी भारतीय कंपनियां हैं वो बहुत ही सतर्क रहकर और बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है। 1000 नए विमान उन्होंने खरीदे हैं और ये जो विस्तार हो रहा है, हमने जो मौजूदा हमारे एयरपोर्ट हैं उनका हम विस्तार कर रहे हैं और साथ ही साथ नए एयरपोर्ट की स्थापना की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो और नमो भारत की अगर बात की जाए तो हमारा जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत जो है वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और इस पूरी योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और खासतौर पर जो मास पर ग्रीन एनर्जी लोगों को हम परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में हम कार्बन को जीरो एनर्जी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने और चाहते हैं कि ऊर्जा हासिल करने के जो गैर परंपरागत तरीके हैं उसके जरिए 1 गीगावाट से ज्यादा हम ऊर्जा हासिल कर सकें। अगर कोयले की बात की जाए तो हम 100 मीट्रिक टन की क्षमता का जो स्थापना है वो हम करेंगे 2030 तक। अगर हम बात की जाए नेचुरल गैस के आयात और अमोनिया की बात करें तो हमने कंप्रेस्ड बायोगैस की का जो मिश्रण है वो सुनिश्चित किया है। हम चाहते हैं कि चाहे घरेलू मौका हो या फिर जो परिवहन के लिए इस्तेमाल है वो ठीक से किया जा सके। हम चाहते हैं कि जो बायोमास है वो सही तरीके से हासिल कर सके, उसके लिए हम मदद करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम बनाने की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो माहौल है वो बढ़ाएं ताकि उनका उत्पादन और चार्जिंग करने की जो सुविधाएं वो बेहतर हो सके। ई बसेस की ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, इसको हम सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी हो। हम चाहते हैं कि हरित तरीके से विकास करें और इसके लिए हमने बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की स्थापना करेंगे और इसके जरिए जो पर्यावरण के हित में जो कदम है वो हम उठा सकेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की स्थापना हो सकेगी जो कि जैविक तरीके से खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और बायोप्लास्टिक और इससे जुड़े हुए दूसरे उत्पाद बन सकेंगे। ये जो योजना है इससे निश्चित तौर पर आज के दौर में जो लोग उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
बिल्कुल ही नए नियम आ जाएंगे। हम ब्लू अर्थव्यवस्था 2.0 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो तरक्की करें। हमारे जो समंदर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। जो भी पर्यटन केंद्र हैं उनका विस्तृत विकास हो सके, ये सुनिश्चित करेंगे। G20 का की हमने अध्यक्षता बहुत सही तरीके से की और इसकी 60 जगह यहां पर अध्यक्षता की गई और इससे जो विविधता थी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता आई और भारत के जो आकर्षक क्षेत्र हैं वो दुनिया की नजर में आए और इससे पर्यटन को फायदा होगा। हमारा जो मध्यम वर्ग है और हमारा जो मिडिल क्लास है, हमारा जो मध्यम वर्ग है वो खूब घूमना चाहता है और हम जो इसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही विकास की संभावनाएं हैं जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमों को फायदा मिलेगा। जो राज्य हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जो उनके जो राज्य हैं उनके पास जो आकर्षक पर्यटन केंद्र हैं उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग की जाए। हम इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम चाहेंगे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले जो सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे में उन्हें दीर्घकालिक जो कर्ज है वो भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं जो भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अगर अपने घरेलू पर्यटन की बात की जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंदरगाह हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा पर्यटन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम लक्षद्वीप जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इससे हमें रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हम निवेश भी बढ़ाने में हमें फायदा मिलेगा। अगर हम FDI की बात की जाए, $596 बिलियन इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ा है और एक स्वर्णिम क्षेत्र शुरू हुआ है FDI में और 2005 से 14 तक में ये उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे विदेशी सहयोगियों के साथ, हम ये चाहते हैं कि FDI का मतलब फॉरेन डेवलपमेंट ही नहीं, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया भी है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कई कदम उठाए जाएं राज्यों में ताकि जो हमारी सोच है विकसित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। 75,000 करोड़ रुपए का हम आवंटन करेंगे। 50 साल का ऋण मुक्त कर्ज होगा ताकि जो उन चुनौतियों को हासिल करना चाहते हैं, जो भी राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको हम ये फायदा देंगे। अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे ताकि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो तेजी से बढ़ती आबादी की जो चुनौतियां हैं और जो जनसंख्यिकी बदलाव हो रहा है यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको निपटने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमारी जो कमेटी है वो व्यापक तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमृतकाल को कर्तव्य काल के तौर पर हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तेजी से विकास हो और साथ ही साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारे देश के गणतंत्र के 75वें साल में हमने ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि लोग नई आकांक्षाएं करें, नए लक्ष्य हासिल करें और भारत आगे नई चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है।